सैलाब की बात जनाब स्पीकर शुरू करूं तो 2010 का सैलाब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब था। 2022 की बात करूं जिसमें 33 अरब का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, 1700 लोग अपनी जानों से गए, 7 लाख के करीब मवेशियों का नुकसान हुआ और लाखों एकड़ ज़मीन जो है ज़रूरी ज़मीन वो तबाह हुई। उसके बाद ये जो सैलाब अब जो पाकिस्तान गुजर रहा है इस सैलाबी रेले से, इस तूफ़ानी रेले से, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। तकलीफ होती है कि अगर इस तूफ़ानी रेलों में कोई एक शहीद हुआ तो वो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी। तो पहले तो ये चाहूँगी कि आज ज़रूरत है हमें कि हम एक यूनिटी दिखाएं और तमाम पाकिस्तानी मिल के उन लोगों के लिए मेहनत करें, उन लोगों के लिए एफर्ट्स करें जो कि इस वक्त सैलाब की जद में। इस टाइम ब्लेम गेम नहीं कर सकते, इस टाइम सियासत नहीं कर सकते। अभी बहुत से मौके ऐसे आएंगे जिन पे सियासत एक दूसरे के साथ इस रविश में पड़ेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ तमाम हाउस के मेंबरान से कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान को यूथ की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बात करूँ तो जो सैलाब की जद में हम हैं, नुकसान हम उठा रहे हैं। एक सरसरा सा तखमीना जो डस्का का लगाया आपके मैं ज़ेरे नज़र करूँगी सबको ताकि आइडिया हो जाए कि 70 गांव हैं जो डस्का शहर के पानी के अंदर डूबे पड़े हैं। 25 एकड़ की ज़मीन जो ज़रूरी ज़मीन है जिनमें हमारे किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, ये भी सरसरा सा है। अभी तक जब पानी उतरेगा तो उसके बाद लगाएंगे हिसाब के क्या चल रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब लोग बात करते हैं टिम्बर माफिया की, हम बात करते हैं ठेकेदार माफिया की, हम बात करते हैं कब्जा माफिया की। उसको छुड़ाने का काम किसका है? उसको छुड़ाने का काम उस हर हुकूमत का है जो कि वहां पे बैठी है और वहां के लोगों को इंसाफ चाहिए। क्लाइमेट चेंज कोई, अब मैं कहती हूं कि अल्लाह की तरफ से आफत तो थी ही थी, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई ज्यादा आफत महसूस होती है जिसका ना कोई हल है और ना ही हम हल कर पा रहे हैं। हमारे सवात की बात करूं तो मेरे 18 लोग डस्का के, मेरे पूरा एक खानदान उजड़ गया क्योंकि वहां पे रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पाई। हम सूबों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम नए सूबे बनाएं? जो हैं उनको हम इंप्रूव क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम रेस्क्यू टीम्स, क्यों हम ऐसे इदारे नहीं बना सकते जो कि प्रॉपर इंतजामिया के अंडर उन लोगों की जान बचा सकें और बर वक्त जान बचा सकें? दूर बैठ के किनारों पे वीडियोस बनाना, तमाशा देखना, ये हम सबका काम है, लेकिन जब हम पानी में उतर जाते हैं तो हमें उस पर भी ट्रोल किया जाता है। मैं गुजारिश करूंगी, ये हमारे जो साइड वाले लोग बैठे हैं आज बेंचेस जो पे अभी मौजूद नहीं है, कि ये बातें करना तो बड़ा आसान है। आए डस्का में मेरे साथ चले, मेरे उस हर कोनों गोई में जो कि तबाह हुई हुई है, जहां पे घरों को लोग नहीं छोड़ पाते। इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हमारा कुल असासा यही है। वो घर, कच्चा घर उनका कुल असासा है। वो लोग अपने घरों को इवैक्यूएट नहीं करना चाहते। लेकिन खराज तहसीन पेश करूंगी मैं तमाम सूबे की इंतजामिया को, रेस्क्यू टीम्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि दिन रात उन लोगों को इवैक्यूएट करने में, उनको खाना पहुंचाने में, उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत है। ये जो टिम्बर माफिया, ये जो ठेकेदार माफिया और ये जो कब्जा माफिया जो नालों पे काबिज हैं, जो कि दरियाओं को काट के रास्ता बना के बैठे हुए हैं और जिसका पानी मेरे गांव तक भी आ पहुंचा। और मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे MNAs हैं जिनके गांव आज सैलाब में डूबे हुए हैं। इनके फौरी हल की जरूरत है। लंबी तकरीरें और हम अगर एक दूसरे को अफसोस में लेके बैठे रहे, इससे कोई हल नहीं है। आज ये डिसीजन लेना होगा, इस बैठी पूरी 300 के करीब हम लोग नुमाइंदे यहाँ पे ज्यादा मौजूद हैं, कि इसका क्या हल है, कि आने वाले वक्तों में फिर हमने इसी सैलाब के जो है इन रेलों से गुजरना है और इंसानी जानों का ज़िया करवाना है, कि आज ये जरूरत है कि इस माफिया के जो सामने हम खड़े हों ताकि हमारे हल्कों की जान बच सके। जनाब स्पीकर, एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि NDMA हो, PDMA हो, इनकी बर वक्त इतला से ज्यादा हमें जरूरत इंडिया की ये जो आबी जारियत शुरू हुई है, मार्का हक के बाद जो तकलीफ इंडिया को थी, सिंतास जो मुआहदा है उसकी मुसलसल ये वायलेशन कर रहे हैं। अगर इंडस वाटर कमीशन के थ्रू ये मुकम्मल हमें हमारे से राब्ते में रहते और हमें बर वक्त इतलाएं दी जाती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जो कि पाकिस्तान को जो है अब आजकल हो रहा है। तो मेरी तमाम हाउस से गुजारिश है कि आए, यूनाइट करें और आपस में बैठ के कोई इस तरह की चीजें हम ऑन द टेबल डिस्कस करें जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहतरमा आसिया इसाक साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बियत खिलनी मुदखिला सिद्क़िन वख़रिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। पाकिस्तान के हर शहरी का इस वक्त दिल दुखा हुआ है, उसके हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस वक्त सैलाब की नज़र हुए में हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियों का मामला करे और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त सच बोलने की ज़रूरत है। दाएं बाएं आगे पीछे तो हम बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया में बदमाशी का एक निज़ाम है, और बदमाशी का निज़ाम ये है कि वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं, वही ममालिक जो हैं वो रिश्वत के तौर पे कॉप का मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे उधर दे देते हैं। और कॉप की सूरत हाल ये है जो यूनाइटेड नेशन की है। ना तो यूनाइटेड नेशन अपना कोई रेजोल्यूशन, अपनी कोई करारदाद या आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के काबिल रहा है, ना ही कॉप अपनी किसी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के काबिल रहा है। सूरत हाल ये है कि वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, आज वही ममालिक फॉसिल फ्यूल्स को तरवीज दे रहे हैं। ठीक कहा मेरी ऑनरेबल कुलीग ने कि पाकिस्तान का जो एमिशन रेट है वो ना होने के बराबर है, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में ताकत ही की जबान है। या तो पाकिस्तान, और मैं इस पूरे खित्ते के लिए बात करूंगी, क्या चाइना इससे मुतासिर नहीं हुआ था? चाइना इससे ज्यादा मुतासिर हुआ। They are fighting as a nation. They took the parameters. हमने क्या करना है? देखें, ये एक बड़ी डिस्टिंक्ट लाइन दुनिया के अंदर अब ड्रॉ हो रही है। हम दो ममालिक की जंगों को तो कहते हैं कि वो हक और नाहक की जंग है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये है हक और नाहक की जंग। हक पे वो ममालिक खड़े हैं जो एमिशन ना करने के बावजूद, जिनका ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ना होने के बावजूद वो एक जगह हैं, और नाहक वो ताकतवर ममालिक हैं जो एमिशन करने के बावजूद और बढ़ाने के बावजूद, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल दूंगी, वहां पे बाकायदा तौर पे ग्रीन जो एनर्जी है उसको खत्म करके फॉसिल फ्यूल के ऊपर जा रहे हैं। वो एक जगह खड़े हुए हैं। अलमिया ये है पाकिस्तान का, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कि एक जानिब हमने अपनी इकॉनमी को न सिर्फ सस्टेन करना है बल्कि उन ममालिक के साथ भी ट्रेड को बढ़ाना है जो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदारान हैं, और दूसरी जानिब हमें अपने अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उससे भी फाइट करना है। अभी कल एनडीएमए ने हमें एक ब्रीफिंग दी और उसके लिए हम जनाब स्पीकर आपका और डिप्टी स्पीकर साहब आपका के बहुत शुक्रगुजार हैं कि करंट सिचुएशन से हम जो है हमें पता चला कि अभी तो ये सैलाब का सिलसिला है, उसके फौरन बाद कहत आने वाला है। कहत क्यों आने वाला है? इसलिए कि जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अभी तो ये सारा पानी निकल जाएगा, अगले सालों में भी निकल जाएगा, लेकिन फिर कहत का सामना है। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले के अंदर MQM पाकिस्तान की जानिब से और मेरी जानिब से हम कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं, और होपफुली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को यूटिलाइज करेगी। देखें, सबसे पहली बात यह कि देखें, ये मुल्क, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर
बिजनेसमैन के साथ खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में नए सूबों की बात की है। MQM पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है और ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सूबे बने, बल्कि उस सूबों के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो एक मरबूत निज़ाम है, उसके बगैर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को फाइट नहीं कर सकेगा। और जब तक एक आम आदमी की ओनरशिप इस सिस्टम में नहीं आएगी, हर कहत के बाद, हर सैलाब के बाद हर सूबा एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे लिया जाए। दूसरी बात ये कि नेशनल फूड प्लेन जोन्स, फ्लड प्लेन जोन्स बना दिए जाएं सर, और इनको A और B और C के तौर पे कैटेगराइज किया जाए, जहां पर किसी भी किस्म की रिजॉर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बनने की किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रखी जाए। और सर दूसरी बात यह कि हम ये तो बात करते हैं कि जी अब नहीं करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं बात करते कि जिन्होंने वो बना ली है उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो जिन गरीबों का नुकसान हो गया है, वो जो फूड बास्केट पाकिस्तान की तबाह हो गई है, उसके जिम्मेदारों को कब तक हम छुपा के रखेंगे? कब तक उनके ऊपर पर्दा डाल के रखेंगे कि वो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? सर, ये जो मुफाहमत बराए सियासत है, ये पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। दूसरी हमारी सजेशन ये है कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे कंट्रोल्ड फ्लड बेसिन्स को। फिर तीसरी सबसे अहम चीज जो इस सैलाब के अंदर देखी गई वो ये कि जब दरियाओं ने अपना इलाका वापस लेना शुरू किया, दरियाओं ने रास्ता नहीं तब्दील किया, दरिया ने अपना इलाका वापस लेना शुरू किया। हम सुनते थे कि लाहौर के अंदर दाता दरबार के करीब से दरिया गुजरता था, फिर पाकिस्तान ने देखा कि वहां पर आबादियां बढ़ती चली गईं। हमारी गुजारिश ये है कि एक्टिव डेब्रीज जिस रूट के ऊपर हैं वहां पर भी किसी किस्म की कोई सेटलमेंट ना की जाए। फोर्थ हमारी सजेशन है कि डेंस टेलीमेट्री की जाए जिसका डैशबोर्ड पब्लिक का हो। फिर उसके बाद जो कम्युनिटी फ्लड शेल्टर्स बनाए जाएं सर, वो एलिवेटेड प्लिंथ्स के साथ बनाए जाएं और एनुअल ड्रिल की जाए मॉनसून की इवैक्यूएशन की अर्ली ड्रिल्स की जाएं। 4 महीने पहले कल NDMA ने हमें बताया कि 4 से 6 माह पहले तमाम प्रोविंसेस को बता दिया गया था कि बहुत शदीद किस्म का सैलाब आएगा, उसके बावजूद इवैक्यूएशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यही है कि प्रोविंसेस इतने बड़े हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल है, वहां लोकल बॉडीज का सिस्टम नहीं है जो इलाकों के अंदर से लोगों को इवैक्यूएट करती जाए। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं सड़कों को बनाने के, घरों को बनाने के, इलाकों के, सर वो जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद सर हम हर दफा जो है वो पैसे मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं, 2022 का सैलाब आया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $11 अरब का प्लेज किया सर, $11 अरब का प्लेज किया, लेकिन $11 अरब में से $1 अरब भी पाकिस्तान में नहीं आया सर। ये वादे तो कर लेते हैं, देते नहीं है, इसलिए कि ये उस जालिम सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मॉनसून रेजिलियंस फंड का एक क़याम किया जाए जिसके अंदर PSDP, प्रोविंशियल ADP, क्लाइमेट ग्रांट्स और एक बॉन्ड का इजरा किया जाए जिसको कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड कहा जाए, उसको इसके अंदर शामिल किया जाए। शुक्रिया। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the participants of the KP Youth Assembly are sitting in the visitors' gallery. We welcome them.